हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 19 और आज की क्लास का हमारा है टॉपिक 10 का पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है। यानी कि प्रति माह वेतन की यहाँ बात हो रही है। प्रति माह यानी कि हर महीने राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है। 80,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख या 5 लाख रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपये राष्ट्रपति को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करवाना पड़ता है। 5,000 रुपये, 10,000, 15,000 या 20,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है। 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 9 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9 लाख रुपये प्रति वर्ष राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद यह अधिनियम बन पाता है। ऑप्शन नंबर ए, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता हो। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है। या डी, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, वी गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। या ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। ये कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। इन्होंने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक एवं तार संशोधन विधेयक के ऊपर। डाक एवं तार संशोधन विधेयक के ऊपर। शंकर दयाल शर्मा ये हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। वी गिरी हमारे देश के 4थे राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या ऑप्शन नंबर डी, यानी जैल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। यानी जैल सिंह 7वें और डॉक्टर जाकिर हुसैन 3रे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे और प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वी गिरी और उनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे अहमद आयतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल के द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य की विधान सभाओं सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से
भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना है, समाधान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी KR नारायण या ऑप्शन नंबर डी R वेंकटरमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब हम इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे इसमें अगर कोई भी पॉइंट रहता है तो वो अब कवर हो जाएगा। हमारा टॉपिक था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है, के नाम पर। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। इस चीज़ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते। विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 55 यानी कि 55। अनुच्छेद 55
इसमें बताएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके बाद अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 वर्ष की अवधि तक, यानी कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन दिया है कि वह कितने समय तक अपने पद पर होगा। तो वह अपने पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर धारण रहेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके बाद है अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित होने की योग्यताएं, यानी कि एक ही व्यक्ति चाहे कितनी बार भी हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति अगर एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा। यूएसए में ऐसा प्रावधान किया, अगर एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर वो 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 57 के अनुसार एक ही व्यक्ति चाहे कितनी बार हमारे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं का वर्णन है। राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का वर्णन है, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो, कोई लाभ का पद न धारण करता हो, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताओं के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का वर्णन है, जैसे कि वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा और चुनाव से पहले उसे जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करवानी होगी और उसे कुल वैध मतों का 6वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। अगर उसे 6वां हिस्सा प्राप्त नहीं किया तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अगला है अनुच्छेद 60, इसमें है राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ लेनी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है, यानी कि 61 में महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, किसी भी सदन द्वारा, यानी कि लोकसभा द्वारा भी लगाया जा सकता है या राज्यसभा द्वारा भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले सूचना देनी होगी लिखित में। 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचानी होगी और उस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिस सदन ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद और उस सूचना का 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पहुंचाना होगा। और अगर संसद के जिस सदन ने महाभियोग का प्रस्ताव भेजा है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा अगर वह प्रस्ताव पास होकर दूसरे सदन में चला जाता है और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की अगर जांच करेगा और वहाँ से भी वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं और वहाँ से भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उसी समय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसे अपना पद त्यागना होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 62 में कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि से समाप्त हुई है, यानी कि पूरे 5 वर्ष की पदावधि से समाप्त हुई, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही करवा लिया जाएगा। पदावधि की समाप्ति से पहले ही करवा लिया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 70। इसमें बताया गया है कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उस समय पर संसद जैसा चाहे वैसा उपबंध बना सकती है अपनी मर्जी से। संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया। इसी उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया हुआ। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 77 क्लोज 1 के अनुसार
भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 77 सब क्लोज 3, इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य इसके अनुसार अनुच्छेद 77 सब क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण करने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों का आवंटन नियम बनाएगा। मंत्रियों में कार्यों के आवंटन के नियम बनाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है और राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। उसके बाद है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। यानी कि 85 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है या संसद को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में और नवगठित लोकसभा का पहला सत्र और नवगठित लोकसभा का पहला सत्र और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित करेगा। अनुच्छेद 99 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति
प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। उसके बाद अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर किसी साधारण विधेयक दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 113, उसके बाद है अनुच्छेद 113 सब क्लोज 3 के अनुसार किसी अनुदान की मांग, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर की जाएगी, राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 331 के अनुसार 331 के अनुसार दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इनमें है अनुच्छेद 75 राज्य संविधान, इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार। उसके बाद है संविधान 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के अनुसार। उसके बाद है अनुच्छेद 148 यानी कि 148, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी कि कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, यानी कि यह राष्ट्रपति एक शक्ति है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यानी कि राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार। वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 338। इसके अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 338 के अनुसार। अनुच्छेद 340 इसमें है राष्ट्रपति के द्वारा ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार। ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार। उसके बाद है राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्तियाँ, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का वर्णन है। और समाधान की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार। इसके अंतर्गत दंड एवं बंदीकरण दोनों समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके अपराधों से मुक्त कर दिया जाता है। दंड व बंदीकरण दोनों से उसे मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद है परविलंबन। इसके अनुसार किसी भी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया जाता है। परविलंबन के अनुसार विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगा दिया जाता है ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना करने का मौका मिल सके। उसके बाद है परिहार। इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, नहीं किया जाता, यानी कि प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, यानी कि उसके समय को कम कर दिया जाता है। परिहार में समय कम कर दिया जाता है, जैसे कि 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में बदल देना। उसके बाद है लघुकरण। इसमें दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। दंड के स्वरूप को यानी कि प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देते हैं, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना लघुकरण कहलाता है। उसके बाद है विराम में किसी भी दोषी की सजा को किसी विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम करना, गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। और इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है, जैसे नोट करके उसे हम लिख सकते हैं। नोट, जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दोबारा क्षमा याचना नहीं की जा सकती, यानी कि क्षमा याचना की याचिका दायर नहीं की जा सकती। उसके बाद है राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपात संबंधी शक्तियाँ।
जिनका वर्णन संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत है। 352, 356 और 360 आपात संबंध शक्तियों का वर्णन और संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 के अनुसार इसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय लगाया जाने वाला आपात का वर्णन है। बाह्य आक्रमण के समय लगाया जाने वाला आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। राज्यों में 356 से राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन यह जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद है 360। इसमें है वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसके बाद है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 143 यानी कि 143 में है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो शक्तियाँ। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर प्राप्त है। पहली है पूर्ण वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं इंग्लिश में। पहली पावर है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। उसके बाद वह बिल वही खारिज हो जाता है। बिल खारिज हो जाता है और उस पर कानून नहीं बन पाता। उसके बाद है निलंबन वीटो, जिसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। दूसरी है निलंबनकारी वीटो, निलंबन वीटो, जिसे इंग्लिश में सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को खारिज नहीं करता,
बल्कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास भेज देता है। इसको बिल को खारिज नहीं करता बल्कि उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज देता है। संसद के पास वापस भेज देता है। संसद के पास वापस भेज देता है। वापस भेज देता है। लेकिन अगर संसद ने दोबारा इस बिल को पारित करके राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति को उसे अनुमति देनी पड़ती है। पुनर्विचार पर भेजने के बाद अगर संसद ने उसे बिल को दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया तो राष्ट्रपति को अब उसे अनुमति देनी पड़ेगी। अनुमति देनी पड़ेगी। उसके बाद है पॉकेट वीटो। तीसरी है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति न तो बिल को स्वीकृति देता है और न उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखकर लंबित कर देता है। अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। परिणाम स्वरूप उस बिल पर कानून नहीं बन पाता है। अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। परिणाम स्वरूप उस बिल पर कानून नहीं बन पाता है। उसके बाद हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ इसमें अनुच्छेद 124 इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस कारण संविधान के अनुच्छेद 124 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ेंगे भारत के अब तक के राष्ट्रपति। अब तक के राष्ट्रपति। हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में 1950 से लेकर 1962 तक था। ये 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और सर्वाधिक अवधि तक यही राष्ट्रपति के पद पर अब तक रहे हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था, यानी कि 1962 से लेकर 1967 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति थे। उसके बाद हैं तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था, यानी कि 1967 से लेकर 1969 तक। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। मुस्लिम राष्ट्रपति। सबसे कम कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो कि हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। और प्रथम अल्पसंख्यक जिनके पद पर रहते मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया
वी गिरी को, और वी गिरी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया एम हिदायतुल्लाह को, एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद हैं चौथे राष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति थे हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट वी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर यानी कि 1969 से लेकर 1974 तक था। उसके बाद हैं पांचवें राष्ट्रपति, हमारे देश के पांचवें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक था, 1974 से लेकर 1977 तक था इनका कार्यकाल। ये दूसरे अल्पसंख्यक थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, दूसरे अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। और फ़खरुद्दीन के समय आंतरिक आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। और ये सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति थे, सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ही थे। उसके बाद हैं हमारे छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। छठे राष्ट्रपति हमारे बने नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1977 से लेकर 1982 तक था। ये प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और ये सबसे कम उम्र में पद पर बैठे थे, राष्ट्रपति के कम उम्र में, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद हैं सातवें राष्ट्रपति, हमारे देश के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था, 1982 से लेकर 1987 तक। और इन्होंने 1986 में यानी कि 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति की वीटो पावर है 3 जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया है। इस पॉकेट वीटो का पावर इन्होंने डाक एवं तार विधेयक के संशोधन पर किया था, डाक व तार विधेयक संशोधन अधिनियम पर 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। ये सबसे अधिक उम्र में पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रपति। सबसे अधिक उम्र में, सबसे कम उम्र में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि हमारे छठे राष्ट्रपति थे। और सबसे अधिक उम्र में पद पर आसीन होने वाले 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे। और 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन का कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक था। उसके बाद हैं 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
ये हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। उसके बाद हैं 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन। KR नारायण। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति हमारे देश के KR नारायण थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। उसके बाद हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक था। हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। और इन्होंने विजन 2020 का नारा दिया था। विजन 2020 का नारा दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। उसके बाद हैं 12वीं प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक था। 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति देश की। और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इन्होंने अमेरिका के साथ USA अमेरिका के साथ 123 समझौते किए थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। उसके बाद हमारे 13वें राष्ट्रपति बने 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति बने 14वें राष्ट्रपति 14th रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था। 2017 से लेकर 2022 तक राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद रहे, जो कि हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद अब 15वें राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू। और उनका कार्यकाल 2022 से अब तक है, यानी कि प्रेजेंट। अब तक वही हमारे देश के राष्ट्रपति हैं फिलहाल एट प्रेजेंट। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।